डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी जुड़े हुए हैं। रोजाना वो बहुजन संवाद पर तरह तरह की चर्चाएं कराते हैं, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट का जो बुलडोजर न्याय योगी का चल रहा था, उसके फैसले का क्या असर होने वाला है, और क्या जनता में योगी के खिलाफ गुस्सा फूटेगा इससे, या फिर योगी कोई नया अस्त्र लेकर हाजिर होंगे। एक तो चर्चा यह है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उन उपचुनावों को लेकर आपका विश्लेषण क्या कहता है, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। जी साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो पिछले सप्ताह को नई उम्मीदों के सप्ताह के रूप में देखते हैं। दुनिया से लेकर के और हमारे देश तक एक नई उम्मीद जागृत हुई है। नई उम्मीद जागृत हुई है। अगर हम विदेश से चलें, हमारे देश पर तो काफ़ी साथियों ने प्रकाश डाला। अगर हम बाहर चलें तो हम देखेंगे कि हमारे बगल का जो एक अराजक देश बन गया था, और जिसकी तुलना बार बार भारत से भी कही जा रही थी कि भारत की भी स्थिति लगभग लंका जैसी हो गई है, और फिर उसी तरीके की स्थिति बंगाल में भी हुई, बांग्लादेश में भी हुई। ये हुआ कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी है। तो क्या वहाँ जिस तरीके से क्रांति हुआ और वहाँ का बर्बर शासक, दंभी शासक वहाँ से भाग जाने के लिए विवश हो गया, क्या भारत में भी ऐसा होगा क्या? लेकिन बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से लंका में कम से कम सत्ता परिवर्तन हुआ। और सत्ता परिवर्तन ऐसा हुआ कि जहां भारत में वामपंथी लोग, निराशा के घोर बादल इनके ऊपर छाए हुए हैं और सन्नाटे में हैं इस समय, वहां एक उम्मीद की किरण लंका से दिखाई पड़ी। जिस लंका में अब तक कम्युनिस्टों की कोई स्थिति नहीं बन रही थी, पिछले चुनाव में भी कोई स्थिति नहीं थी, आज वहां की जनता ने उनके हाथ में बागडोर सौंप दिया। तो और यही स्थिति लेबनान में भी हुई। लेबनान में भी एक वामपंथी शासक को वहाँ का राष्ट्रपति चुना गया। लेकिन इनके खिलाफ जो अमेरिका है, अमेरिका कभी भी किसी भी तरीके से इनको हजम नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। और वो चीज़ें सामने दिखाई पड़ी। लेबनान में भी वहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति को जिस तरीके से उनकी हत्या की उसको साजिश की गई थी, पिछले सप्ताह साजिश की गई थी, निकोलस ये मादुरे की हत्या की साजिश की गई थी, वो भी फिलहाल दिखाई पड़ रही है। जो अमेरिका ये समर्थित इजराइल है, इजराइल की जो तकनीक है वो पूरी की पूरी वो हिंसा पर आधारित है। और उसके चलते जो वहाँ पर पेजर ब्लास्ट अभी हुआ है, और अभी फिलहाल जितने डिवाइसेस हैं, ये लैपटॉप हो या मोबाइल हो, सब का वो इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लास्ट के लिए, एक आतंकी घटना के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कारण क्या है साहब? पहले होता था कि ऐसे है या क्या कैसे हो रहा है, लेकिन अब तो पोल खुल गया है कि वहां पर पेजर की सप्लाई इजराइल से होती थी, अब तक होती आ रही थी, और उसी से कहीं ना कहीं उन्होंने उसमें डिवाइस फिट किया और एक साथ ब्लास्ट हुए हैं, पूरे लेबनान में ब्लास्ट हुआ है। और यह जो घबराहट है अमेरिका की यूक्रेन के मामले को लेकर के, जो जिस बुरी तरीके से फंसा है और एक देश को फंसा दिया है, और वहाँ के नागरिकों की सामान्य रूप से नागरिकों की बीभत्स हत्याओं का दौर चल गया है, और रूस से उसको एक छोटे से देश को ये शेर के मुख में उसको बकरा फेंक दिया गया है, वो स्थिति हो गई है। तो इससे पूरी दुनिया में उसका थू तो हो रही है। और आज की तारीख में सबका ये चर्चा बना हुआ है कि वहां पर ट्रंप राष्ट्रपति चुने जाएंगे कि कमला हैरिस राष्ट्रपति चुने जाएंगी। अरे चाहे जो वहां राष्ट्रपति चुना जाए, सवाल ये है कि वो अपनी आर्थिक व्यवस्था जिस तरीके से ध्वस्त हो रहा है, अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए दुनिया के पैमाने पर हिंसा का सहारा लेगा, युद्ध का सहारा लेगा, मानवीयता के दमन का सहारा लेगा। अब हम आते हैं अपने देश में। अपने देश में भी उम्मीद की एक किरण दिखाई पड़ी है, जहां हमारे देश के सारे वामपंथी दल सन्नाटा में हैं। वहां ये कहा जा रहा है, और खास करके सत्तारूढ़ दल बार बार ये कह रहा है कि एक कम्युनिस्ट, एक वामपंथी विचारधारा के लोग, वो तो वामपंथी नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि नक्सली, और ये अर्बन नक्सल को वो प्रमोट करने के लिए दिल्ली में आतिशी को लाया गया है।
तो जाहिर सी बात है कि जहां पर यहाँ कम्युनिस्ट पार्टियां अपना अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहां आज की तारीख में भी देश में जो देश का की ये सत्तारूढ़ पार्टी है और अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसके सामने आज की तारीख में भी मार्क्सवाद, कम्युनिज्म या यूं कहें कि समाजवाद उसके सामने एक दीवार बन के खड़ा हुआ है और वो उस पर अपना सिर पटकने के लिए बाध्य हो रही है। अब हम आते हैं अपने बंगाल पर। बंगाल की घटना इस बीच बड़ी तेजी से उसको लोगों ने उछाला कि वहाँ स्त्रियों की सुरक्षा एकदम खतरे में पड़ गई है और ये ममता सरकार उनको स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पा रही है और कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। और वहीं ममता बनर्जी ने किस तरीके से वहां का वो पूरा मुद्दा हैंडल किया है कि लगातार आंदोलन वहां चल रहे हैं, लेकिन वहां कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, वहां ये किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, किसी को आंदोलन करने से रोका नहीं गया और अंततः उसका समाधान हो गया। यह बात सोचना चाहिए कि आखिर वो कौन सी वैचारिकी है, वो कौन सी धारा है, वो कौन सी लोग हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चीजों का समाधान निकाला जा सकता है। ये अपने बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग बता रहे हैं कि और ये सरकार यहीं पर जो निहायत शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था उस पर द्रोण से भी वर्षा इन लोगों ने किया, कांटे लगाए, कील लगाए, न जाने क्या क्या इन लोगों ने कर दिया और अंत में जाकर के झुक के माफी भी मांगे, लेकिन फिर भी उनके साथ विश्वासघात किया। तो जनतांत्रिक देश में जनतांत्रिक अधिकारों के लिए किए जाने वाले आंदोलन को किस तरीके से संचालित होने दिया जाए, उनकी भावनाओं को कैसे एक पुष्पित पल्लवित किया जाए, उसको देखने की बात है। वहीं अभी फिलहाल जो नया सत्ता में आए हैं, सत्ता में क्या आए हैं, अपने ही एक सहयोगी का भक्षण करके सत्ता में आए हैं। हम चर्चा करेंगे उड़ीसा में जिस तरीके से थाने में एक सेना के कैप्टन को लॉकअप में बंद कर दिया गया और उसके मंगेतर के साथ रात भर थाने में विभत्स हरकत की गई, उसको लेकर के आज की तारीख तक उड़ीसा की सरकार और अपनी केंद्र सरकार खामोशी बनाए हुए है। ये निहायत शर्मनाक बात है। अब इसमें से क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा आपके सामने है। और वहीं पर एक और घटना सामने आई है जिसका हमारे कुछ साथियों ने जिक्र किया। तिरुपति देश का सबसे बड़ा धर्म स्थान है, सबसे बड़ा धर्म स्थान कई माने में, आस्थाओं के माने में भी, वहां पूजा के माने में भी, और सबसे ज्यादा वहां से रेवेन्यू प्राप्त होता है, वहां से आमदनी होती है, वहां से आय होता है और उस मंदिर के उस पैसे से तमाम अच्छे काम भी होते हैं, इंस्टीट्यूशन भी उससे संपादित होता है, उससे चलाया जाता है। इस माने में तो वो तारीफ योग्य है। लेकिन वहां एक घटना हुई है कि वहां का सबसे जो महत्वपूर्ण प्रसाद है वो वहां का लड्डू है। लड्डू वहां पर चढ़ता है और वो लड्डू दुनिया के पैमाने पर उसकी ख्याति है और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक और खाद्य पदार्थ के हिसाब से हर दृष्टि से वह लड्डू अपने आप में अद्भुत लड्डू है, उसका प्रसाद सब लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन अभी इस बीच नायडू ने वहां पर हालांकि सितंबर में ही वहां उसकी रिपोर्ट आ गई थी, उन्होंने घी की जांच कराई। जाहिर सी बात है जब ठेकेदारी होती है तो ठेकेदारी प्रथा में तो तरह तरह की चीज होती है। 5 संस्थाएं वहां पर घी की सप्लाई कर रही थी और जब देश के पैमाने पर इन्हीं के जो आइडियल ब्रांड है, आइकॉन है बाबा रामदेव, जहां 750 रुपए में बहुत ऐसा अपना घी बेचते हैं और उन पर कई बार उनकी जांच हो चुकी है, कई बार उसमें फेल हुए हैं और तरह तरह की रिपोर्ट आई है, लेकिन उस पर आज तक कभी चर्चा नहीं हुई। और वहां पर 350 रुपया में जो घी सप्लाई किया था, कहा जा रहा था बाकी जहां पर 1700 रुपए, 2000 रुपए, 6000 रुपए किलो दाम होना चाहिए शुद्ध घी का, तो 350 रुपए में कैसा घी सप्लाई होगा। खैर जो भी जैसे हो, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इतने दिनों से वहां काम हो रहा था और देश का सबसे बढ़िया
उच्च कोटि के वो लेबोरेटरी हैदराबाद में मौजूद है, ऑलरेडी हैदराबाद में ही मौजूद है। तो आखिर वहां का टेस्ट अब तक क्यों नहीं कराया गया, और यह टेस्ट भी हैदराबाद में क्यों नहीं कराया गया? उस टेस्ट को कराने के लिए गुजरात ही क्यों भेजा गया? और देश यह जानना चाहता है कि जहां के बारे में कहा जाता है कि हम तो धंधेबाज हैं, हम तो धंधा करते हैं, तो गुजरात से ही टेस्ट करके, गुजरात का टेस्ट रिपोर्ट ला करके इतने दिनों तक ठंडे बस्ते में डाल करके इसी समय आखिर उसको क्यों निकाला गया? और फिर उसके बाद उसके निकालते ही तमाम विश्व हिंदू परिषद और क्या सबकी भावनाओं को ठेस लग गया, सारे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस लग गया। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस लगा है? अरे तुम्हारे व्यापारी समुदाय के विश्व हिंदू परिषद सारे हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है। हमको याद आता है हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक बार हुआ था कि ये देसी घी में वो चर्बी मिलाई जाती है, उसका बना था। और हमारे जौनपुर की बड़ी प्रसिद्ध एक मिठाई है इमरती, जौनपुर की इमरती, बेनी साहब की इमरती, ये कहा जाता है कि शुद्ध देसी घी का बनता है, और उसको बड़े प्रेम से, आज भी उसका स्वाद वैसे ही है। और तमाम लोग बहुत परेशान हो गए कि अब तो ये तो, और हमको याद है हमारी दादी भी अपना गर्दन में उंगली कर करके और उल्टी कर रही थी कि हम कैसे शुद्ध होंगे। और हमारे सारे धर्माचार्य लोग इस समय लग गए हैं कि ये तो पूरा का पूरा सब हम उसको शुद्ध हो गए। आज हम देख रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि सबका समाधान हमारे यहाँ है पंचगव्य। पंचगव्य मतलब गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी सब लेकर के आप उसको मुंह में डाल करके कुल्ला कीजिए और उसको आप पान कीजिए, तो आप शुद्ध हो जाएंगे। तो आप शुद्ध हो जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? आप शुद्ध हो जाएंगे। और आज की तारीख में वैज्ञानिकता ये कहता है कि जो भी, जिस किसी का भी दूध हो, उस दूध का आप टेस्ट कीजिए तो उसके जीन्स उसमें आएंगे ही आएंगे, निश्चित रूप से उसके जीन्स आएंगे। गाय के दूध से बना हुआ कोई भी सामग्री है, आप उसका टेस्ट कीजिए तो गाय का जीन्स उसमें आएगा। भैंस के दूध से ये किसी भी सामग्री का आप कीजिए तो उसमें भैंस के दूध का जीन्स आएगा। यहाँ तक कि ये महिलाओं के भी दूध का आप टेस्ट कीजिए तो उसके जीन्स का आएगा। और यही कारण होता है कि जिस का दूध पीता है उसका असर उसमें जाता है। आप घोड़े के बछड़े को अगर आप गाय का दूध पिला करके उसका पालन करते हैं तो उसमें से घोड़े का गुण गायब हो जाता है, गाय का गुण आ जाता है। तो यह तो वैज्ञानिक सत्य है। और इस वैज्ञानिक सत्य तो आज की तारीख में इतना हंगामा मचा हुआ है, तो क्या जो लोगों की शंकाएं उठ रही हैं कि गुजरात के किसी फर्म विशेष का ही घी सप्लाई हो, वहां के भी दुग्ध उद्योग का यहाँ उपयोग हो, क्या यह साजिश नहीं हो सकती है? तो इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि आखिर क्या कारण था कि सबसे बेहतरीन लैब हैदराबाद में रहने के बावजूद हैदराबाद में आपने टेस्ट नहीं कराया, गुजरात से आप टेस्ट करा करके आप इसको मंगवा रहे हैं। और अभी आपने भी कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में ये जो बुलडोजर संस्कृति शुरू हुई है, बुलडोजर संस्कृति पर बहुत ही अभी फैसला तो नहीं आया है, लेकिन लगभग फैसला आया है। जो आंकड़े आए हैं कि 7 साल में 7 राज्यों में 1935 प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। अब सवाल यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय दे रहा है, बुलडोजर तो चल गया। अब एक कहा जाता है कि अगर किसी निर्दोष को फांसी की सजा हो जाती है तो वह तो मर गया, और उसके बाद अगर वह निर्दोष साबित हो जाता है कि नहीं, उसका कोई दोष ही नहीं था, तो आप उसको जिंदा कैसे करेंगे? तो यह तो हमारे न्यायपालिका पर भी प्रश्न उठता है कि 7 साल से 1-2 राज्यों में नहीं, 7 राज्यों में यह बुलडोजर न्याय चल रहा था, तो अब तक आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया? और अब अगर आप संज्ञान ले रहे हैं तो वह जो 1935 प्रॉपर्टी बुलडोज की गई है, उस बुलडोज प्रॉपर्टी का आप कैसे भरपाई करेंगे, और उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई स्टेट करेगा, राज्य करेगा, या वह लोग करेंगे, या उनसे करवाया जाएगा जिन्होंने उसका आदेश दिया था?
और अगर आदेश दिया था या फिर जिन लोगों ने उसका परिपालन किया, तो यह टेक्निकल मामला है और यह होना चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसी हालत में हम तो ये कहेंगे कि हमारा देश चूंकि जनतांत्रिक देश है, हम लोग ये तानाशाही को हम लोग प्रश्रय नहीं देते हैं, इसलिए जनतांत्रिक तरीके से ही इसका समाधान होना चाहिए। और जनतांत्रिक तरीके का समाधान यही है कि ऐसी सरकार जो ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को, जिसने वह नफरत का बीज बोया, वह नफरत की लंबी खेती की, जिसमें से यह भाव निकल करके आया कि कोई भी अपराधी, किसी को भी आप अपराधी बना करके आरोप उसके ऊपर लगा दीजिए और बुलडोजर लगा करके आप उसको ध्वस्त कर दीजिए। हम ऐसे में हम जिक्र करना चाहेंगे, मोदी का ही संसदीय क्षेत्र है, एक पूरी की पूरी बस्ती उजाड़ दी गई। बस्ती के साथ साथ एक पूरे के पूरे वैचारिकी का प्रेरणा स्थान जो था, साधना स्थली थी गांधी की, विनोबा भावे की, वो पूरा का पूरा गांव उजाड़ दिया। 80 घर उसमें थे, 80 घर ही नहीं थे, वो सब के सब 80 धरोहर थे, उसको ध्वस्त कर दिया। 1 साल हो गया, 1 साल से लगातार उन लोगों का आंदोलन चल रहा है। हम वो जिक्र कर रहे हैं सर्व सेवा संघ परिषद का, और 1 साल के बाद अभी फिलहाल आज 10वां 11वां दिन है, वहां पर सत्याग्रह चल रहा है। वो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से एक आंदोलन बंगाल में भी चल रहा था, पश्चिम बंगाल में भी चल रहा था, और उस पर बातचीत करके वहां का जो भी था, ममता बनर्जी थी वहां की मुख्यमंत्री, उन्होंने समाधान निकाला। 1 साल से लगातार वो चल रहा है और कोर्ट स्पष्ट रूप से कह रहा है कि 7 साल 7 राज्यों में 1935 ये प्रॉपर्टी को आपने बुलडोज किया है, तो यह अनधिकृत है, यह असंवैधानिक है।